स्वागत है आप सभी का एमएससीसी ब्रिजेश चौधरी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बातें करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात ट्रांसफार्मर की। प्रत्यावर्ती धारा आपकी चल रही और प्रत्यावर्ती धारा की एक आगे की क्लास को मैं लेकर आया हूं और जो आगे का 10 मिनट है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को मैंने बताया, यल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, यल सी आर परिपथ और धारा का वर्ग माध्य मूल की बात मैंने की। अब मैं आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कतई जहर टॉपिक है, इस टॉपिक की बात करते हैं। इसका मैं गर्दा उड़ाते हैं, इस टॉपिक का गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर। सबसे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि भाई दिल किताबों से लगाओ, धोखा नहीं कामयाबी मिलेगी। आइए ट्रांसफार्मर की बातें करते हैं। ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, और दूसरा आपका होता है स्टेप डाउन। जो आगे का 10 मिनट है, मात्र बस मैं आपका 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में आपका 5 नंबर तो एकदम फिक्स है। चलिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है मैं इसको बता रहा हूं। जैसे यहां पे जो आपका पावर स्टेशन होता है, जहां से आपकी बिजली बनती है, जैसे ओबरा मान लेते हैं, आपका ओबरा हो गया, ठीक। और इस ओबरा से जो जल के माध्यम से जो बिजली बनती है, एक करंट आपको मिलता है 220 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे जो पावर स्टेशन होता है, इस पावर स्टेशन में एक आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक। और यह 220 वोल्टेज को यह कन्वर्ट करते हैं, जो आपके गांव में जो खंभा लगा है, ठीक, यह इसको कन्वर्ट कर देता है 22,000 वोल्टेज में। सपोज कर लेते हैं, ठीक। अब ये 22,000 वोल्टेज को में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई साहब ये 22,000 वोल्टेज अगर आपके घर में जाएगा तो भाई आप तो परिपथ के साथ तो आप भी उड़ जाएंगे। जैसे टीवी देख रहे हैं और लाइट आपकी 220 वोल्ट 22,000 वोल्टेज वाले मेंस में लगा दिया आपने, तो भाई साहब वहां पे करंट तो आएगी, लेकिन उसका झटका है ना जोरों से लगेगा। 440 वोल्ट से ज़्यादा करंट है ना। तो एक गाना आया था कि भाई लगा 440 वोल्ट छूने से तेरे, भाई साहब 440 वोल्टेज ना देखने से लग जाएंगे, है ना। अब होता क्या है भाई साहब इसमें कि ये 22,000 वोल्टेज अगर आपके घरों में लगेगा किसी उपकरण में, तो वो एकदम तुरंत अपने आप जल जाएगा, चलने से पहले जल जाएगा। इसे कह के भाई जल गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपके घरों में, आपके गली में, आपके नुक्कड़ पे, घर में नहीं नुक्कड़ पे एक और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, जो ये आपका 22,000 वोल्टेज को कन्वर्ट किस में कर देता है, 220 वोल्ट। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि यह जो 220 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, 22,000 में, इसको हम कहते हैं ऊंचाई, स्टेप अप। और जो 22,000 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, 220 वोल्ट में, इसको कहते हैं स्टेप डाउन, अपचाई ट्रांसफार्मर। इतनी 2 प्रकार होते हैं, समझ गए आप। अब हम इसके संरचना की बातें करते हैं एकदम अच्छे से, स्ट्रक्चर जो इसका आपका ट्रांसफार्मर का मेन होता है मैं बता रहा हूं आपको। देखिए स्क्रीन शॉट बैक करके मान लीजिएगा आप लोग। इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आपकी नर्म लोहे की क्रूड होती है, ये ऐसे, ये नर्म लोहे की क्रूड है, ठीक। और इस नर्म लोहे की क्रूड में एक आपके तार के फेरे लपेटे होते हैं, ऐसे इसको हटा देते हैं। ये मजा नहीं आ रहा है, इससे इस मार्कर का यूज करते हैं। ये तार के फेरे लपेटे होते हैं ऐसे, और इस तार के फेरे से इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और इसमें से हम देते हैं इनपुट, इसको हम कहते हैं निवेशी, इनपुट, हिंदी में निवेश बोलते हैं इसको, निवेशी। और इसकी दूसरे सीरीज भी आपके तार के फेरे लपेटे होते हैं, और इसको यहां से हम लेते हैं आउटपुट,
इसको बोलते हैं निर्गत, ठीक। और ये आपकी द्वितीय कुंडली होती है, ठीक है। अब एक बात समझना कि जो हम दे क्या रहे हैं, हम जो इनपुट में क्या दे रहे हैं, हम इनपुट में दे रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। और प्रत्यावर्ती धारा आपकी ऐसी होती है भाई साहब, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है, मतलब कि वह धारा जिसका मान एवं दिशा, जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है। बात ध्यान से देखना, एकदम लॉजिकल, एकदम सिंपल है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है, और जब प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलता रहेगा तो भाई साहब आप जानते कि जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो ये धारा आप दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से आपका जो कुंडली है, इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इससे आपका एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि इस कुंडली में जाएगा, और यहां जब आएगा तो इस कुंडली के भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, जो विद्युत वाहक बल यहां से उत्पन्न हुआ वही विद्युत वाहक बल आपका इस कुंडली में जाएगा। मतलब कि जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में हुआ उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में होगा। इतनी बातें, जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में हुआ वही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में होगा। मतलब कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस कुंडली में वही विद्युत वाहक बल इस कुंडली में होगा। सीधी सी लॉजिक है। और जब कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो यहां से आपकी एक धारा प्रेरित होगी, और उस धारा को हम कहेंगे प्रेरित वैद्युत धारा या प्रेरित धारा, उसको हम कहते हैं। बात एकदम सिंपल सी है। करंट यहां मिला, उस करंट को आपने इस सिरे से लेकर यहां से लिए और यहां पे दे दिए, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य। अब एक बात ध्यान देना, मान लेते हैं कि इस कुंडली में जो उत्पन्न आपका वाहक बल है वो आपका मान लेते हैं E1 है, और इस कुंडली में विद्युत वाहक बल आपका क्या है, E2 है, ठीक है। और इस कुंडली में जो फेरों की संख्या, तार की फेरों की संख्या मान लेते हैं N1 है, और इस कुंडली में आपकी फेरों की संख्या आप मान लेते हैं N2 है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो यहां से आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो हम फैराडे का नियम लगा देते हैं, लिख लेते हैं। फैराडे के नियम से पहली कुंडली के लिए लिख लेते हैं प्राथमिक, और बड़ा लिखते हैं, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल क्या है भाई, आपका E1 है। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो वैद्युत वाहक बल होगा, उन्होंने क्या कहा था, जब कुंडली में जब किसी कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां से आपका एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो वैद्युत वाहक बल उस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऐसा ऐसा माइनस। और इस कुंडली में तार की फेरों की संख्या कितनी N है, तो यहां पर लिख लेते हैं -N1, समीकरण नंबर 1। इतनी बातें, कुछ नहीं है। आपका रट्टाफिकेशन में एकदम खत्म कर दूंगा, ये 1 to 1 मैं पॉइंट को एकदम कनेक्ट कर दूंगा, लिंक कर दूंगा एकदम अच्छे से, बस 2 मिनट और। अब देखो भाई साहब, ये तो पहली कुंडली है, और दूसरी कुंडली के लिए क्या कर लेते हैं, दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में ये जितना परिवर्तन इसमें हुआ उतना परिवर्तन आपका उसमें होगा, जितना परिवर्तन इसमें हुआ उतना परिवर्तन उसमें होगा, मैंने आपसे कहा। तो भाई द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा आपका, द्वितीयक
कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल कितना भाई आपका E2 है, तो आपका हो जाएगा E2 इक्वल टू माइनस इसमें फेरों की संख्या क्या है N2 है, N2 डी फाई अपान डी टी, यह समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, हम समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग लगा देते हैं। जब समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, हम समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग लगा देते हैं भाई साहब। ए आपका E1 बाई E2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस N1 डी फाई अपान डी टी अपान माइनस N2 डी फाई अपान डी टी। भाई साहब ये बातें समझ में आ गई, ए वाला इससे कैंसल, ए माइनस माइनस से कैंसल, मतलब क्या मिलेगा भाई आपको, ए मिलेगा E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। इतनी बातें। अब मतलब कि बात को ध्यान समझना, भाग दे दिए मैंने कुछ नहीं किया। अब जो यहां पे वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यह किस पे निर्भर करेगा, यह मोटी मोटी बात ये समझ लो कि यह जो निर्भर करेगा वह इस कुंडली में फेरों की, तार के फेरों की संख्या पे निर्भर करेगा। बात समझना, जो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल है यह तार के फेरों की संख्या पे निर्भर करेगा। अब समझिएगा एकदम ध्यान से, इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं। यदि N1 का मान N2 से अधिक हो, यदि ये जो N1 है मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक हो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगी, तब यह जो आपका पहली कुंडली में जो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल है वह दूसरी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब तब यह क्या कार्य करेगा, तब यह किसका कार्य करेगा, बात को समझिए। यह क्या कर रहा है, E1 का मतलब पहली कुंडली का वोल्टेज अधिक है और दूसरी कुंडली का वोल्टेज कम है, जो इनपुट दे रहा है या कम दे रहा है, और आउटपुट क्या कर रहा है भाई आपका, कम दे रहा है, लेकिन इनपुट क्या कर रहा है, अधिक दे रहा है, अधिक ले रहा है। तो अधिक धारा लेकर, अधिक वोल्टेज लेकर कम वोल्टेज दे रहा है, यह कैसा ट्रांसफार्मर होगा, इसको हम कहेंगे अपचाई, इसको कहेंगे हम अपचाई, पहली बात। अब दूसरी बात देख लेते हैं, यदि N2 का मान N1 से अधिक हो, मतलब दूसरी कुंडली में अगर फेरों की संख्या पहली कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगी, तो भाई साहब सीधी सीधी बात है कि E2 का मान E1 से अधिक होगा। मतलब कि यह क्या करेगा, E2 निर्गत है, निर्गत वोल्टेज है, और यह E1 क्या है, निवेशी वोल्टेज है, मतलब कम वोल्टेज लेकर अधिक वोल्टेज दे रहा है, कम वोल्टेज लेकर अधिक वोल्टेज दे रहा है, कम वोल्टेज लेकर 220 वोल्ट लेकर कितना दे रहा है, 22,000 दे रहा है। यह आपका कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, इसको हम कहेंगे स्टेप अप। दूसरे शब्दों में हम हिंदी में कहेंगे तो इसको हम कहेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। बातें मैं समझ रहा हूं कि एकदम बिल्कुल समझ गए, मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर था। ठीक है, अच्छी बात। और भाई साहब एक बात मैं आपसे कह दूं, हार जीत का फैसला बाद में करना, पहले डट कर मुकाबला तो करो हमारा, उसके बाद देखा जाएगा कौन किस पे भारी है। आ जाइए। तो ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो टॉपिक, तो चैनल को
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।